हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, हमारी ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ चल रही थी, इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो भारत का संवैधानिक इतिहास। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? तो 1773 से 1858 तक जो कंपनी का शासन है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने 1909 से लेकर के 1947 तक के जितने भी अधिनियम आए हुए थे, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें 1858 से लेकर के 1947 तक जब क्राउन का शासन रहता है, इससे संबंधित आपको एक थ्योरी मिलेगी। और उसके बाद ये जैसे कि 1773 से 1858 तक जो सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उस थ्योरी के बाद आपको क्राउन के शासन में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपसे एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा एक, जिसमें 1773 से 1858 तक जो कंपनी का शासन है, उस पर आप जो वो थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप ये पढ़ने के लिए इसलिए बता रहे हैं ताकि माइंड पर, देखिए, कोई चीज़ याद करने का तरीका सिर्फ ये होता है जब हम उस चीज़ को, मतलब अंदर से इच्छा होती है जानने की, तब हम जब जानना चाहेंगे, हम थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। जब जानेंगे, उसके बाद जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो हमें हमारा माइंड क्या कहेगा, जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमें कितनी चीज़ें आती हैं, आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को। वो क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप तब उनका आंसर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद हो पाया है। और जितना माइंड पर जोर पड़ता है, उतना ही अच्छे से याद होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लगाते रहेंगे, आप यहीं से पढ़ते रहेंगे, तो आपको उतना अच्छा समझ शायद ना आए। लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, आप जिनको आता है वो देख लीजिए, समझ लीजिए। आप देखिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि इंडियन पॉलिटी की ये जो सीरीज़ चल रही है, या फिर ये स्टडी एनी टाइम, यानी स्टडी एनी टाइम का ये हमारा ये जो चैनल है, इस पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपसे, उसमें पहले आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आपको वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ के दीवानी अधिकार मिले, जिसके बाद यह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी थी? तो बक्सर की लड़ाई सबसे पहली बात तो कब होती है? तो 1764 में होती है। ठीक है, तो कंपनी को कहाँ के दीवानी अधिकार मिले थे? तो इसे मिले थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार। और ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, ये किस प्रेसिडेंसी के पार्ट थे? ध्यान से सुनते चलिएगा, ताकि आप जो इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके अलावा झारखंड का एरिया, ठीक है, झारखंड जो एरिया है, ये सारे जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पार्ट थे। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पार्ट थे। तो ये तीनों जो है ना, इस यहाँ पे ही इन्होंने सबसे पहले, ये जो कंपनी आई थी, इन्होंने कलकत्ता, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रेसिडेंसी में सबसे पहले इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, यानी कि शासन व्यवस्था का थोड़ा बहुत काम ये करने लगे थे, तो यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से जो आई थी, तब ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी पर मेनली आई थी। तो यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के यहाँ पे इन्होंने दीवानी अधिकार सबसे पहले प्राप्त किए थे। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं? तो कौन सी थी? बंगाल, मुंबई और मद्रास। ठीक है, यहाँ पे ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो बताया जा रहा है, ये तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पार्ट थे, यानी कि बंगाल भी उसमें आता था, है ना, इस प्रेसिडेंसी के पार्ट थे। लेकिन मुंबई और मद्रास जो आज का चेन्नई है, ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं जो जिन पर ये इन्होंने, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी, व्यापार किया था, और उसके बाद शासन व्यवस्था की थोड़ी बहुत शक्तियाँ भी इनको मिल गई थी चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि इनमें से किस समयावधि के एक्ट्स जो हैं, ठीक है, एक्ट्स की बात की जा रही है, किनको चार्टर एक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक्ट्स की बात की जा रही है। तो 1773 से 1853 के जितने भी एक्ट आए हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें यह है कि 1773 से 1853 तक, 1853 का जो एक्ट आता है वो सबसे लास्ट होता है, और इसके बाद 1858 का एक्ट आता है। ठीक है, 1858 का एक्ट आ जाता है, तो उसमें वहाँ से तो क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और इसके बाद जो है ना,
ये लेकिन जो एक्ट, जो चार्टर एक्ट कहे जाते थे, वो 1773 से 1853 के एक्ट्स को कहा जाता था। ठीक, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में कंपनी का शासन कब से कब तक चला। तो ये चला था 1773 से 1858 तक। ठीक, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है ये चार्टर्ड एक्ट कहे जाते हैं 1773 से 1853 तक के एक्ट्स, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का शासन कब से कब तक चला। तो 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन चला, क्योंकि 1858 के बाद यहाँ पे क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन यानी कि संसद के हाथ में, यानी ब्रिटेन की संसद डायरेक्ट कंपनी से अपने शासन की बागडोर लेके डायरेक्ट अपने अंडर में कर लेती है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से पढ़नी है, तो आप उसमें थ्योरी जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी, तो किस वर्ष में एक शासकीय निकाय में बदल गई। ठीक है, 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक, देखिए 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये व्यापार करने के पर्पज़ से यहाँ पे आती है। ठीक है, उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत ये शासक मतलब शासकीय निकाय मतलब थोड़ा बहुत शासन की बागडोर इसके हाथ में आने लगी थी, यानी थोड़े बहुत पावर कंपनी को मिलने लगे थे। तो ये कब तक मिलने लगे थे, तो 1765 तक में। ठीक है, एक शासकीय निकाय में बन गई, यानी कि थोड़ी बहुत शासन व्यवस्था इसके हाथ में आ गई थी। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। और ये जो क्वेश्चन है जैसे यूपी पीसीएस या पीसीएस वाले एग्ज़ाम में होता है, तो इसमें क्या होता है कि यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को वन लाइनर में नहीं पूछते हैं, इसमें स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे दे देंगे कि आपको 2 क्वेश्चन एक साथ दे देंगे, आप ये कहेंगे कि बताइए 1 और 2 और करेक्ट, या फिर 1 2 3 और करेक्ट, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसे करके देते हैं। ठीक है, नन ऑफ दिस ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टेटमेंट टाइप पूछते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है उसके पर्पज़ से भी। ठीक है, तो आप वन लाइनर में ऐसे पढ़ते चलिए और स्टेटमेंट तो आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि अब आपको जब आपको थ्योरी पढ़ लेंगे, आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो स्टेटमेंट चाहे जैसा है आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कि 1773 का जो एक्ट होता है वो रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले, जो कोलकाता प्रेसिडेंसी है इसके अंतर्गत आने वाले आज के समय के किस राज्य के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, प्रांत की सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो वो कहाँ पे तो हुई थी, तो बिहार में हुई थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे के सारे जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के ही पार्ट थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर शासन या नियंत्रण स्थापित होता है। देखिए 1600 ईस्वी में जब कंपनी भारत पर शासन करने आती है, व्यापारिक उद्देश्य से आती है, कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इसका उद्देश्य क्या होता है कि भारत में व्यापार करना है, लाभ कमाना है और निकल जाना है। ठीक, और ये जो उसे व्यापार करने का अधिकार मिलता है वो कैसे मिलता है, तो महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम होती हैं, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, प्रथम होती हैं, इनके द्वारा जो चार्टर एक्ट समय समय पर चार्टर पास किए जाते हैं, जो कि कुछ समय के बाद उन्हें रिन्यू कर दिया जाता है, ये पास कर दिए जाते हैं। और तो इन्हीं के ये जो चार्टर हैं इनको इससे जो है ना कंपनी को ये अधिकार मिलता है कि वो भारत में व्यापार कर सकती हैं, उन्हें सिर्फ व्यापार करने के लिए ऐसा होता है। ठीक, लेकिन कंपनी क्या होती है, कंपनी पहले स्टार्टिंग में तो अच्छा काम कर रही होती है, व्यापार कर रही होती है, इससे ब्रिटेन को भी अच्छा लाभ हो रहा होता है। ठीक है, जब ब्रिटेन को अच्छा लाभ हो रहा होता है, यानी कि कंपनी ब्रिटेन की थी तो ब्रिटेन को ही लाभ होगा, लेकिन कंपनी अपना रवैया अपनाने लगती है और थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, भारतीयों का शोषण करने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं कंपनी की वजह से। तो फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा जो है ना समय समय पर कुछ एक्ट्स पास किए जाते हैं। एक्ट्स जो होते हैं वो एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जो ये जो चार्टर एक्ट आप देखेंगे ना 1773 से लेकर के पूरे जो भी जितने भी एक्ट्स आते हैं, ठीक है,
अभी ये जो 1858 तक के जो चार्टर एक्ट आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये 1893 तक, ठीक। ये जो अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आगे तो पढ़ेंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक। ये जो एक्ट्स आते हैं तो इसमें जो है ना रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ताकि कंपनी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करती रहे और अपना रवैया ना अपनाए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वो क्या बोल रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण या शासन स्थापित होता है। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट होता है वो चार्टर एक्ट आता है, वो कौन सा आता है, 1773 का चार्टर एक्ट। और ये जो है वो रूल्स और रेगुलेशन की तरह होता है और इसमें सबसे पहला काम क्या किया जाता है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी जाती है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो क्या काम करता है कि एक तरह से जो कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखना और जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले होते हैं इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, ये काम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। तो 1773 का चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहला जो काम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1773 का चार्टर एक्ट आया था इसलिए थोड़ा सा समझाना आपको ज़रूरी था, ठीक। अगर आपको अच्छे से और समझना है तो आप उसमें देख लीजिएगा जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि 1773 के अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर क्या नाम कर दिया, जिसके अधीन अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर कार्य करने लगे थे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि बंगाल का गवर्नर, देखिए जो भारतीय शासन यानी कि कंपनी की जो प्रेसिडेंसियाँ भी बताई थी ना वो कौन कौन सी थी, तो बंगाल, ठीक है, बंगाल, ठीक है, बंगाल जो है कोलकाता वाले एरिया में आता था, बंगाल और मुंबई, ठीक है, मुंबई बोलते थे पहले, ठीक है, मुंबई और मद्रास, ठीक है, मद्रास ये थी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। तो बंगाल, इन तीनों जगह पे एक एक गवर्नर होता था, ठीक। ये तीनों प्रेसिडेंसियों का एक एक गवर्नर होता था। बाद में क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसका 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत ही बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि जो बम्बई, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई जो है, ठीक है, मुंबई और जो मद्रास है ये जो दोनों प्रेसिडेंसियाँ थीं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो बम्बई और मद्रास इन दोनों का हेड होने लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, भारत के क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इसका आंसर क्या होगा, वेट, 8 का आंसर होगा बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें बम्बई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कार्य करने लगे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन कर के आया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था कि यानी कि जो गवर्नर से बंगाल का पहले गवर्नर होता था, ठीक है, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब ये जो गवर्नर जनरल जो बना था बंगाल का वो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में किस प्रकार के न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उच्चतम न्यायालय जो है इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब भी पूछेंगे ना क्वेश्चन कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1774 हो जाएगा। लेकिन किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा कितने अन्य न्यायाधीश इसमें थे, तो इसमें थे 3 थे, ठीक है, जिसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। देखिए बार बार इसमें लिखना पड़ता है इसलिए सामने ही लिख दिया गया ताकि आप इसको देख लीजिए। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड ये तीनों जो है वो इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा एम्पे था, जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च और उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित किस संस्था में अपील की जा सकती थी, तो इसका आंसर होगा प्रीवी काउंसिल।
प्रीवी काउंसिल जो है वो आप यहीं पे इसको समझ लीजिए, क्योंकि उसमें आप प्रीवी काउंसिल का कोई जिक्र नहीं है। ये जो थ्योरी बताई गई है, प्रीवी काउंसिल जो थी वो एक तरह से, अगर आप यहाँ इंडिया में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश गवर्नेंस जो है वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नेंस का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें न्यायिक जो अधिकारी होते थे उनकी एक हायरार्की होती थी। ठीक है, हायरार्की होती थी। क्या उसमें हायरार्की में क्या होता है कि सबसे बड़ा, जैसे अगर हम न्यायालय की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके अंडर में जो हाई कोर्ट के आते हैं वो आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आ जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद उसके अंडर में जो जिला विला के आते हैं ना, वो सारे न्यायाधीश आ जाते हैं, है ना। तो ये एक हायरार्की बनती जाती है। तो ये जो प्रीवी काउंसिल थी वो उच्चतम न्यायालय के, यानी कि अगर एक बात की जाए, ठीक है, यानी कि जो सबसे मुख्य न्यायाधीशों की अगर एक तरह से देंगे, जो सबसे श्रेष्ठ में आएंगे वो जो है ना सारे न्यायाधीश ये प्रीवी काउंसिल के अंडर में आते थे, यानी कि उन लोगों से मिलकर के ये प्रीवी काउंसिल बनी थी। और प्रीवी काउंसिल जो थी वो इसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे कानून बनाए हुए थे। तो ये जो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल है जो बनाई गई थी, है ना। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि उच्चतम न्यायालय तो था नहीं, तो क्या होता था कि जो है ना वो जो भी सारे हाई कोर्ट में जो भी हाई कोर्ट्स जो होते थे, हाई कोर्ट्स के जो भी केसेस होते थे वो जब यहाँ नहीं सॉल्व हो पाते थे तो उनकी अपील जो है वो प्रीवी काउंसिल में की जाती थी कि यहाँ पे सारी जो है वो केस सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस सॉल्व करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भारत की जनता थी वो बहुत गरीब थी और ये जो संस्था थी वो इंग्लैंड में थी। ठीक है, इंग्लैंड में थी, तो वहाँ तक पहुँचना इतना आसान पे नहीं था। ठीक है, और जो भी इसके सदस्य होते थे वो अंग्रेज थे, तो वो यहाँ की सिचुएशन को इतनी आसानी से समझ भी नहीं सकते थे। इसके बाद क्या होता है कि 1949 में क्या होता है, तब तक तो ये चलती रहती है, उसके बाद 1949 तक ये प्रीवी काउंसिल जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा ये कौन सा एक्ट, भारत सरकार के द्वारा प्रीवी काउंसिल अधिकार कानून जो है वो आता है और इसके तहत ये प्रीवी काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाता है। और इसकी जगह पर 1950 में इसकी जगह पर 1950 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, इंडिया में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है और फिर सारे जो न्याय व्यवस्था से संबंधित जो भी काम होते थे ये फेडरल कोर्ट देखने लगती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा संशोधित अधिनियम का क्या नाम था। तो ये कौन सा अधिनियम था, 1781 का ये चार्टर एक्ट था। ठीक है, ये चार्टर एक्ट 1781 का जो आया हुआ था, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट बोलते हैं, ये यानी कि बंगाल व्यवस्था अधिनियम, बंगाल व्यवस्था अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल व्यवस्था अधिनियम। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट आया था ये गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल परिषद थी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई थी। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच जो कार्यों से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते रहते थे, जो भी विवाद होते थे, इनका सेटलमेंट करने आया था ताकि जो भी इनके कार्य हैं उनको बताया जा सके कि आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करिए। ठीक है, तो ये सेटलमेंट कराने आया था एक तरह से। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंगाल व्यवस्था अधिनियम। ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि 1781 के एक्ट्स को क्या नाम दिया जाता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि ब्रिटिश संसद ने 1781 में किन दो समितियों की नियुक्ति की थी। 1781 के एक्ट के तहत किन दो समितियों की नियुक्ति की गई थी, तो प्रवर समिति और गुप्त समिति। ये जो एक्ट ऑफ ये जो प्रवर समिति और गुप्त समिति थी, प्रवर समिति यानी कि जो सेलेक्ट कमेटी, ठीक है, प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी, और एक थी सीक्रेट कमेटी। ये जो प्रवर समिति थी इसका क्या था कि जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, यानी कि जो ये जो एक मिनट,
ये जो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो परिषद है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इनको इनकी जांच करना और इनको सॉल्व करना। और ये जो गुप्त समिति थी उसका क्या काम था कि गुप्त तरीके से निगरानी रखना और ब्रिटिश संसद तक सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। ठीक है, अब इसमें आते हैं 15 क्वेश्चन पे कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1781 का जो चार्टर ये जो एक्ट आया था इसके द्वारा। अभी यही बताया जा रहा था ना कि जो जैसे बोला जाए कि सेटलमेंट कराने आया था तो ये 1781 का एक्ट आया था। तो ये जब सेटलमेंट करा दिया था तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसे सर्वोच्च न्यायालय के जो भी अधिकार क्षेत्र से उनसे अलग कर दिया गया, यानी कि उन दोनों को अपने अपने कार्य बता दिए गए। तो ये चार्टर एक्ट ये था। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन पे आते हैं कि 1781 के चार्टर एक्ट द्वारा कहाँ की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब ये देखिए, अभी आपने देखा था ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों जो है वो किस प्रेसिडेंसी के पार्ट थे? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पार्ट थे। तो यहाँ की सरकार को अब इनके लिए भी विधि बनाने का अधिकार मिला किस एक्ट के तहत? तो 1781 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आते हैं कि 1784 का जो एक्ट आया था द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का शुभारंभ होता है? या फिर 1784 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पूछते हैं ना क्वेश्चन कि 1700 किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो 1784 के एक्ट के तहत ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और इसके साथ ही एक और था निदेशक मंडल। ठीक है, इन दोनों की स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा द्वैध शासन, यानी कि एक निदेशक मंडल के द्वारा शासन चलेगा और एक बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड जो है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा एक शासन चलेगा। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ होता है इसके तहत। ठीक है, ये जो निदेशक मंडल था इसे क्या बोलते थे? तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ, यहाँ पे देख रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे बोलते थे और इसे नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये क्या काम करता था कि कंपनी के जो भी व्यापारिक मामले हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक जो भी मामले हैं इनसे संबंधित जो भी इशू होंगे इनको देखना। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसका काम क्या था कि जो भी कंपनी के राजनीतिक मामले हैं, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल का काम था व्यापारिक मामले देखना और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था जो भी राजनीतिक मामले हैं, ठीक है, सैन्य और राजस्व संबंधी ये सारे मामले इसके अंडर में आते थे। और इन दोनों के यानी कि इन दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन मिल गया ना कि आपको ये चीज़ें देखनी, आपको वो चीज़ें देखनी है। तो ये दो तरीके की शासन व्यवस्था यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ होता है यहाँ से। तो किस एक्ट के द्वारा होता है? 1784 के एक्ट के द्वारा। ये चीज़ें बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आप इसी में सारी चीज़ें समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है कि 1773 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है 1773 के चार्टर एक्ट में इसमें 4 सदस्य थे, लेकिन और कोई भी निर्णय इनके बहुमत से होते थे। इसके बाद क्या हुआ कि इस परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो किस एक्ट के तहत 4 से घटा करके 3 कर दी गई? तो ये किस एक्ट के द्वारा कर दी गई थी? तो ये की गई थी 1784 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि 1786 के चार्टर एक्ट के तहत किस गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल था ये गवर्नर जनरल तो रहेगा ही, इसके अलावा कमांडर इन चीफ की शक्ति भी दे दी गई थी, यानी उसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ये कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, ये जो कमांडर इन चीफ इन दोनों, यानी कि ये जो कॉर्नवालिस था ना इसे ये गवर्नर जनरल के रूप में भी काम करेगा और कमांडर इन चीफ के रूप में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि 1793 के एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, जो भी नियंत्रण बोर्ड थी, ठीक है, इसके सदस्य जो भी बनाए गए थे, यानी कि जो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी इसमें जो नियंत्रण बोर्ड
था, नियंत्रण बोर्ड तथा कर्मचारियों के वेतन को किस राजस्व में से देने की व्यवस्था बनाई गई थी। ये जो द्वैत शासन व्यवस्था आई, नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य थे उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, और जो भी कर्मचारी थे तो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था बनाई कि भारत का जो राजस्व होगा उसी में से इनको वेतन दिया जाएगा और द्वैत शासन व्यवस्था चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की थी। तो ये आता है 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है कि कंपनी ये सोचती है कि उसे कंपनी ये मांग करने लगती है कि उसे भारतीय व्यापार में पूरी तरह से हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा होता नहीं है। और इस एक्ट के 1773 या 13 का जो चार्टर एक्ट आया होता है, इस समय ऐसी मांग की जा रही होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि किस एक्ट के तहत कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। कि भारत के साथ अब कंपनी इतनी मांग करने लगी थी कि उसके बाद उसे भारत के साथ बहुत अच्छे से व्यापार करने दिया जाए, उसे अच्छा लाभ कमाने दिया जाए। लेकिन क्या होता है इस चार्टर एक्ट के तहत, यानी 1813 के जो चार्टर एक्ट आता है, 1813 का ये जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या होता है, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो कंपनी का था वो समाप्त ही कर दिया जाता है। उसे कहाँ पे मतलब कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार होता है वो किस लिए, मतलब भारत में जो व्यापार करना है तो वो चाय का व्यापार कर सकती थी, और इसके अलावा वो चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। यहाँ पे चाय और चीनी मत लीजिएगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था उसमें था कि चाय और शक्कर के साथ, है ना, या चाय और चीनी के साथ, तो ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। चीन मतलब चाइना के साथ बताया जा रहा है, चाइना के साथ व्यापार कर सकती थी और चाय का व्यापार कर सकती थी भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को कितने लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। कि भारत में जो शिक्षा होगी वो जो है ना, उसमें ये जो कंपनी जो भारत से लाभ कमाएगी, अब देखिए सारा व्यापार तो इसे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, वो चाय का व्यापार कर सकती थी। अब चाय से जो भी इनकम होगी वो कंपनी को जो है ना वो भारतीय शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो वो था कि इसमें अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के कौन से कारण सही हैं, है ना। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ऐसे ही आते हैं, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की बात की जाए, है ना, एक इसलिए डाल दिया ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या होता है कि इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, तो ये तो नहीं है। ठीक है, इसने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को बनाए रखा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसे तो ख़त्म कर दिया जाता है। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार करने को ख़त्म किया, ये तो नहीं होता है क्योंकि यही तो जारी रहता है। ठीक है, और इसने भारतीय शिक्षा पर कंपनी के द्वारा वित्तीय प्रावधान जो है कि कहा कि भारतीय शिक्षा पर जो वित्तीय का प्रावधान किया जाएगा वो 1 लाख रुपए वार्षिक जो है, जितना भी लाभ कमाएगी कंपनी उसे 1 लाख रुपए वार्षिक जो है वो शिक्षा पर देगी, ये कहा गया। तो ये 4th वाला क्वेश्चन आंसर इसका सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार करने का अपना एकाधिकार भी खो दिया। अब क्या होता है कि कंपनी अभी तक क्या कर रही थी कि जो भारत में व्यापार कर रही थी उसे 1813 के एक्ट द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसे चीन और चाय का व्यापार करने की इजाज़त होती है, यानी चाइना के साथ व्यापार कर सकता था और भारत में चाय का व्यापार कर सकती थी कंपनी। ठीक, अब क्या होता है कि 1853 का जो अधिनियम आता है, 1853 नहीं 1833 का ये जो चार्टर एक्ट आता है, इसके द्वारा उसे चीन और सुदूर पूर्व यानी कि जो चीन चाइना के साथ व्यापार करने। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ये है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कौन सा नया पदनाम दिया जाता है। यानी उस गवर्नर जनरल, अभी तक क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, उससे क्या बनाया जाता है, गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन बम्बई और, ठीक है, यहाँ पे मुंबई, ठीक है, एम से मुंबई और ये एम से मद्रास, ठीक है।
ठीक है। मुंबई और मद्रास इन दोनों को इसके अंडर में कर दिया जाता है ना। यानी कि बंगाल का गवर्नर, ये जो मुंबई और मद्रास का गवर्नर है, इन दोनों पर अपना नियंत्रण रख सकता था, है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे क्या बना दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल, है ना। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी पूरी इंडिया की शासन व्यवस्था भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में आ जाती है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किस एक्ट को भारत के केंद्रीकरण में निर्णायक एक्ट माना जाता है। केंद्रीकरण मतलब देखिए, अब ये जो गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल यानी पूरे भारत का, अब इसके लिए अलग अलग शासन व्यवस्था तो रहेगी नहीं, ये पूरे भारत पर नियंत्रण करेगा, तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक। और ये जो किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया है ना, 1833 का, इसके तहत क्या हुआ कि ये भारत के केंद्रीकरण में सहायक हुआ। और भारत का, यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन बन करके आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, ठीक। बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बताया जा रहा है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यपालिका व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। जो यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो कार्यपालिका संबंधी काम अलग देखेगी और विधायी यानी विधि बनाने संबंधी काम अलग देखेगी। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा करने का प्रावधान शामिल था। कि क्या कहा गया कि खुली प्रतिस्पर्धा जो है वो होगी और उसके द्वारा ओपन कंपटीशन होगा, है ना, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस जैसे आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज, ये आईएएस पीसीएस और आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है ये सिविल सर्विसेज में आता है, ठीक। ये जो है ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, है ना। तो ये जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया। फिर इसके अलावा क्वेश्चन दूसरा आता है कि किस चार्टर एक्ट में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया कि जो भी नागरिक होंगे वो ये जो प्रतियोगिता होती है यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्ट ले सकते थे। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और इसके पहले भी ये जो प्रतियोगिता थी ये 1833 के चार्टर एक्ट जो आया था इसमें ये जो है वो सिफारिश की गई थी, यानी कि ये कहा गया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया है आता है इसमें इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो और अगर आपको जो चीज़ें भी मेरी समझ में आ रही हो, पढ़ाना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। लाइक करने से इससे ये पता चलता है कि पढ़ाना कितना सही जा रहा है हमारा, ठीक। इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा हमारा, जो भी कमियाँ आ रही हैं उसके लिए सॉरी। चलिए थैंक यू।